उसमें स्वाभाविक रूप से आ जाती है। ये नहीं हुआ कि हमने सिर्फ राजनीतिक वाला काम हमने कर लिया और अर्थशास्त्र का हमसे मतलब नहीं है, भूगोल का हमसे मतलब नहीं है, हमको पर्यावरण से हमको मतलब नहीं है। ये सारे विषय क्या है, इंटर रिलेटेड है, मतलब एक तरह से अंतर्निहित है और एक तरह से आप देखेंगे कि इसको कहते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी है। मतलब ये क्या है, अनेक ज्ञान का हम सहयोग करके हम सत्य को जानने का प्रयास करते हैं। यानी कि हमारी जो कोशिश होती है, जो भी विषय होगा कि मतलब हम उसको जानने का प्रयास करें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देखेंगे कि डॉक्टर जो होता है, डॉक्टर स्पेशलाइजेशन बाद में लेता है, शुरू में उसको सारी चीजें बताई जाती हैं, 1 साल 2 साल तक उसको पूरे बॉडी के एनाटॉमी के बारे में बताया जाता है। अब इसलिए बताया जाता है कि पता चले कि वो आंख का विशेषज्ञ है, जो आजकल हो गए हैं। आंख ठीक कर देता है लेकिन कान बहरा कर देता है। वो पता चलेगा कि वो ऑपरेशन हाथ का कर रहा है और पैर से लगा कर दे रहा है। तो ऐसे डॉक्टर मेरे ख्याल से बहुत ही खतरनाक साबित होंगे। अगर आपको मालूम है पूरे बॉडी के बारे में, तो आप आंख का ऑपरेशन करेंगे तो आपको मालूम है कि इसका प्रभाव आपके कान पर भी पड़ सकता है। तो आप बोल सकता है कि भाई हमें विशेषज्ञ कान का भी चाहिए, हमें एक विशेषज्ञ ब्रेन का भी चाहिए, जिससे मैं आंख का ऑपरेशन करूं तो इसका दुष्प्रभाव ना पड़े। ये बात हम लोग कोशिश करते हैं। इसी तरह सोशल साइंस के अंदर भी हम पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं, हम राजनीतिक विश्लेषण कर रहे हैं। क्या राजनीतिक विश्लेषण बिना आर्थिक स्थितियों को जानने में कर सकते हैं? क्या बिना हम पर्यावरण की जानकारी हुआ राजनीतिक निर्णय हम ले सकते हैं? बिना हम कृषि के बारे में जाने हुए क्या हम कोई निर्णय ले सकते हैं? अब आप देखेंगे कि किस तरह से चीजें जुड़ी हुई है। लेकिन राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते प्रमुख रूप से हमको राजनीति विज्ञान के अंदर क्या क्या है वो हमें जानना ही पड़ेगा और उसी तरह जानना पड़ेगा जैसे डॉक्टर बॉडी के बारे में, एनाटॉमी के बारे में जानता है। एक और बात आ रही थी कि भारत दृष्टि क्यों हमने कहा, क्योंकि दुनिया के अंदर 2-3 तरीके से देखा जाता है। एक जिसको कहते हैं यूरोसेंट्रिक, ये बात मैं थोड़ा सा खासतौर पर बीए के विद्यार्थियों को मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि ये बात हम लोग को बहुत बाद में करेंगे। अगर आप लोग बात ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। यूरोसेंट्रिक क्या होता है? यूरोसेंट्रिक कोई बता देगा यूरोसेंट्रिक किसको कहेंगे? आप में से कोई विद्यार्थी बताए यूरोसेंट्रिक किसको कहेंगे? इंडिया सेंट्रिक किसको कहेंगे? सर यूरोप में सब जितने आइडियाज निकले हैं उन्हीं आइडियाज को लेकर हम पूरे वर्ल्ड को देखने की कोशिश करते हैं। यूरोसेंट्रिक बहुत अच्छा होता है कि यूरोप केंद्रित दृष्टि, यानी कि जो भी विश्लेषण हम कर रहे हैं हम सब यूरोप को केंद्र में रख के कर रहे हैं। यूरोसेंट्रिक हमारा अभी तक जितना भी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ तक ये सब लोग भी जान रहे हैं कि बहुत सारी चीजें हमको बदलना पड़ेगा, क्योंकि अभी अंग्रेज गए तो अंग्रेज यूरोसेंट्रिक आइडिया हमारे ऊपर डाल गए। हमारे को बहुत सारा यूरोसेंट्रिक आइडिया है और बाद में जब 1945 के बाद से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से 2 महाशक्तियां आई तो 2 और विचार आ गए। एक है अमेरिका सेंट्रिक, इसको पैन अमेरिकाना कहते हैं या पैन अमेरिका, इसमें अमेरिका के अंदर रख के सारी चीज हमने करना शुरू कर दिया। और उसी बीच में सोवियत संघ था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से वो एक महाशक्ति के रूप में उभरता है। तो एक और दृष्टिकोण आ गया, वो था सोवियत संघ का जो कम्युनिस्ट का एक दृष्टिकोण था, हम उससे भी दुनिया को देखना हमने शुरू कर दिया। तब आपके सामने देखिए यूरोसेंट्रिक आइडिया, क्योंकि यूरोसेंट्रिक इसलिए हम कहते हैं क्योंकि 200 सालों तक उन्होंने पूरी दुनिया के ऊपर राज किया। उसके बाद से अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से अमेरिका एक सुपर पावर बन गया, अमेरिका के दृष्टिकोण हमने स्वीकार कर लिया। उसके बाद से रूस आया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से, जब तो हमने पता चला कि हमने रूसी मतलब दृष्टिकोण जो साम्यवादी दृष्टिकोण है उससे भी हमने दुनिया को देखना शुरू कर दिया। अब उसके ये एक सारे दृष्टिकोण थे और 200 साल के पहले इसके दृष्टिकोण थे, ये भी हमको जानना पड़ेगा। अब तभी हम जान पाएंगे और तभी हम बताएंगे कि भारत विश्व दृष्टि कहाँ है। अब कब भारत विश्व दृष्टि कभी रहा है या इस तरह की कोई चीज है कि नहीं है, ये एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है। तो आप देखेंगे कि अगर अंग्रेजों के आने के पहले दुनिया में हर जगह जहां जहां यूरोपियंस या उनके आने के पहले, अब आप देखेंगे कि जो शासन व्यवस्था थी, शासन व्यवस्था के अंदर एक बहुत ही मजबूत एक व्यवस्था 1453 के अंदर जो एस्टैब्लिश हुई थी, वो आपने देखा होगा कि तुर्की जो है ना, तुर्की के अंदर एक एम्पायर क्रिएट किया गया था, एक साम्राज्य क्रिएट किया गया था, जिसको कहते हैं ऑटोमन एम्पायर कहते हैं। वो 1453 के अंदर किया गया था और ऑटोमन एम्पायर कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1299 के अंदर
जो सेंट्रल एशिया मध्य एशिया से जो लोग गए थे वो तुर्क थे, और वो जाके वो आगे चल के क्या ऑटोमन के नाम से अपने आप को जानने लगते हैं, ऑटोमन एम्पायर को एस्टैब्लिश करते हैं 1299 में। लेकिन 1299 से लेके 1453 तक काफी युद्ध हुए, और 1453 में उन्होंने क्या किया कि कुस्तुन दुनिया है जो मतलब यूरोप का पार्ट है, यूरोप और एशिया को विभाजित करती है, नदी विभाजित करती है, और उसके पार में मतलब वो कॉन्स्टेंटाइन कुस्तुनतुनिया एक नगर बसाया गया था। वो नगर बसाया गया था कब? वो नगर बसाया गया था 4th सेंचुरी के अंदर। कॉन्स्टेंटाइन नाम का एक रोमन एम्पायर था, एक रोमन साम्राज्य था, सम्राट था, उसने कॉन्स्टेंटाइन को एस्टैब्लिश किया था। तो आप देखा कि अब ऑटोमन एम्पायर से ब्रिटिश एम्पायर, जर्मन एम्पायर, जैसे अभी आज से हम चलना शुरू करें अमेरिकन एम्पायर, एक तरह से अमेरिकन इंपीरियलिज्म, उसके पहले ब्रिटिश इंपीरियलिज्म या एम्पायर कोलिज्म इसको कहते हैं, जर्मन कोलिज्म था, रशियन कोलिज्म था। उसके पहले आप जाएंगे तो ऑटोमन एम्पायर 1453 से लेके 1919 तक ये एम्पायर चलता है, और उसका अपना एक विश्व दृष्टि था। और उसके पहले क्या था? उसके पहले 7वीं सदी के अंदर जब मोहम्मद साहब का प्रादुर्भाव होता है, इस्लाम का प्रादुर्भाव होता है, तो वहां से नई व्यवस्था की शुरुआत होती है, और उसी व्यवस्था को आगे चल के ऑटोमन एम्पायर आगे बढ़ाता है। तो मध्य युग में आप देखेंगे कि अरब की विचारधारा भी विश्व केंद्रित हो गई। अब अरब की विचारधारा के पहले कौन सी व्यवस्था थी? तो आप देखेंगे कि ईसा के पूर्व 200-300 साल पहले ये हमने आपसे कहा कि रोमन साम्राज्य की स्थापना की गई थी, जो मतलब आप कहेंगे कि ईसा के 500 सदी तक वो चला, और उसमें भी 2 विभाजन हो गया, क्योंकि साम्राज्य इतना बड़ा हो गया था कि उसकी व्यवस्था करना संभव नहीं था। तो उसकी एक कैपिटल कहां बनी? रोम के अंदर बनी, इटली के अंदर बनी, जिसको कि वेस्टर्न रोमन एम्पायर कहा गया। और दूसरा जो बनाया उसने बनाया कॉन्स्टेंटाइन ने बनाया, आप उसको चेक कीजिएगा हिस्ट्री की किताबों में जाके, इंटरनेट पर भी आप चेक कर सकते हैं कि जब वो एम्पायर नियंत्रित नहीं हो रहा था, संभाला नहीं जा रहा था, तो बाइजेंटाइन एम्पायर से करते हुए पूर्वी रोमन साम्राज्य की स्थापना की गई, जिसका कैपिटल कहां था? उसका कैपिटल था कॉन्स्टेंटाइन कुस्तुनतुनिया, जिसको आज हम तुर्की के अंदर हम उसको देखते हैं, आप उसको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। ये क्या इसका मतलब कि रोमन एक वर्ल्ड व्यू था, एक रोमन दृष्टिकोण था, और रोमन दृष्टिकोण के अंदर ही क्या हुआ कि 4th सेंचुरी के अंदर जीसस क्राइस्ट पैदा हो चुके थे पहली सदी के अंदर, लेकिन 400 साल तक ईसाईयत को किसी ने स्वीकार नहीं किया था। और जैसे ही रोम का सम्राट उसको स्वीकार करता है, वो राज्य वो मतलब स्टेट रिलीजन बन जाता है, दैट बिकम द स्टेट रिलीजन, और वो राज्य का प्रश्रय मिलता है उस रिलीजन को, उसका एक्सपेंशन होता है, उसका विकास होता है। एक दृष्टि आती है जो रोमन दृष्टि थी, रोमन दृष्टि के अंदर रोमन ईसाई दृष्टि आ गई। ये एक बड़ी बात थी। अब आप देखेंगे कि एक नई दृष्टि पैदा थी, मैं बात बैक में जा रहा हूं। उसके पहले अगर आप जाते हैं तो देखेंगे कि ईसा के 700 साल पहले एक आदमी पैदा हुआ इजराइल के अंदर, उसका नाम था अब्राहम नाम, जिसको कि अरबी में या उर्दू में इब्राहिम के नाम से हम लोग जानते हैं। अब्राहम नाम का व्यक्ति पैदा हुआ। उसने क्या किया कि उसने एक विश्व दृष्टि दी, जिसको भी मैंने यहाँ पर चर्चा की है, अब्राहम की वर्ल्ड व्यू, यानी एक जो वर्ल्ड व्यू आया वो ईसा के 700-800 साल पहले अब्राहम का एक दृष्टिकोण आया, और उसी के 2 पुत्र बनते हैं। एक पुत्र बनता है जो जिसको डेविड कहते हैं, उसमें यहूदी में या अंग्रेजी में डेविड कहते हैं, और जिसको कि अरबिक में दाऊद कहते हैं। तो डेविड और उसका बेटा इज़ाक, जिसको कि अरबिक में इसहाक बोलते हैं, ठीक है, मतलब उसमें ज्यूज में यहूदी भाषा में उसको इज़ाक बोलते हैं, अंग्रेजी में भी इज़ाक बोलते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि अंग्रेजों के नाम, मुस्लिम्स के नाम और यहूदियों के नाम लगभग बराबर है। वो अब्राहम हो गया है, वो अब्राहम हो गया है, और इब्राहिम हो गया है, यानी कि 3 परंपरा वहां से निकलती है। यानी जब आप देखेंगे कि अब अभी भी हम भारत दृष्टि नहीं समझ पा रहे, भारत दृष्टि तब था इतना आपने पूरा लंबा 3000 साल का इतिहास है। 3000 के इतिहास में अब भारत दृष्टि हम लोकेट कर रहे हैं। भारत दृष्टि को लोकेट करने के लिए हमको उसकी बियॉन्ड लगभग भारत दृष्टि क्या दृष्टि बनती है, यानी कि लगभग ईसा के पहले से लगभग 5000 साल पहले, जो आज से 5000 साल पहले जो चीजों जो बहुत सारे ग्रंथ आए इस महाद्वीप पर, और उन ग्रंथों से
ये एक दृष्टि बन के निकलती है, उसमें आप भारत दृष्टि को आप लोग देख सकते हैं। और जब अगर हम आज 2021 के अंदर हम जब चर्चा करेंगे तो आपको अभी भी जब भी कभी आप पॉलिटिकल साइंस आप पढ़ेंगे, विचारधाराएं पढ़ेंगे, तो उसमें आपके सामने दो विश्व दृष्टि पढ़ते हैं। मैंने उसको थोड़ा सा लाके दो विश्व दृष्टि में देखने का प्रयास किया है, और इसीलिए बहुत सारी जो हमारी मतलब चर्चाएं और समीक्षाएं होती हैं वो मूल रूप से दो दृष्टि के अंदर बनती है। एक का मैंने नाम लिया है भारत विश्व दृष्टि, इंडिया वर्ल्ड व्यू, और दूसरे का हमने नाम लिया है अब्राहम की वर्ल्ड व्यू। इससे आपकी असहमति भी हो सकती है, हमारे टीचर्स की भी असहमति हो सकती है, लेकिन ये दो वर्ल्ड व्यू हमारे सामने निकल के आ रहे हैं। अब इसमें आप जब देखेंगे कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, इसको कैसे हम देखें, तो अब इसको देखने का तरीका बनता है कि अब्राहम साहब का अपने कंसेप्ट था, और अब्राहम साहब के कंसेप्ट से उन्होंने अपनी कुछ कल्पनाएं की, जिसको उन्होंने कहा कि कल्पनाएं नहीं थी, ये तो हमें मतलब गॉड ने कोई आसमान में सातवें आसमान में कोई गॉड रहता है जो बहुत सुपीरियर है, बहुत सुपर पावर है, उसने क्या किया है, वो रिवील किया है। कोई गॉड खुद नहीं आ सकता इस पृथ्वी पर, तो वो क्या करता है, मसीहा भेजता है, मैसेंजर भेजता है, अपने देवदूत भेजता है। अब अभी हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से ये अंतर आ रहा है। तो उन्होंने कल्पना की कि भाई मतलब उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा था पृथ्वी के ऊपर, जहां पर इजराइल के अंदर बहुत सारी समस्याएं थी, आपस में झगड़ा, बहुत सारा मारकाट, बहुत सारी चीजें थी, अशांति थी, बहुत सारी समस्याएं थी। तो उन्होंने एक कल्पना की, जिसको मैं यहाँ कह रहा हूँ वो कल्पना उनकी, लेकिन जो उसमें विश्वास करते हैं वो उसको कल्पना नहीं मानते, उसको सच्चाई मानते हैं। अब याद रखिए कि एक इमेजिनेशन में, एक काल्पनिक बात में और एक वास्तविक बात में एक अंतर होता है। यानी कि जब हम लोग जितने लोग यहाँ पर हैं, हम लोग दोनों दुनिया में रहते हैं, एक हम काल्पनिक दुनिया में रहते हैं और एक वास्तविक दुनिया में रहते हैं। काल्पनिक दुनिया में हो सकता है आपको बहुत सारी चीजें देवी दिखाई दे रही, दुर्गा दिखाई दे रही होंगी, ये पवित्र वो महाशक्ति, कोई सुपर पावर, कोई जिन्न